दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया है और इस हवाले से अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने 6 माह के तफ्तीशी प्रोजेक्ट पर काम करके गैर मुल्कियों की जायदादों का पता लगाया है। तफ्तीशी प्रोजेक्ट पर 58 मुमालिक के 74 मीडिया इदारों के रिपोर्टर्स ने काम किया है, जिसमें पाकिस्तान से द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा और फ़खर दुर्रानी भी शामिल हैं। और प्रॉपर्टी लीक्स में आने वाली तफसीलात के मुताबिक दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं और इन लीक्स में दुनिया के सज़ा याफ्ता मुजरिमों, मफरूरों और सियासी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक पाकिस्तानियों की दुबई में 11 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं और जायदादों के मालिकों में पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। पाकिस्तानी मालिकों में कई रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है और 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। तफसीलात के मुताबिक प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों के नाम शामिल हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का नाम भी दुबई की जायदाद के मालिकों की फहरिस्त में शामिल है। प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी शामिल है। इसके अलावा प्रॉपर्टी लीक्स में पीटीआई के रुकने कौमी असेंबली शेर अब्दुल मरवत का नाम भी शामिल है। साथ ही बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। आने वाली तफसीलात के मुताबिक हुसैन नवाज शरीफ की भी दुबई में जायदाद है, जबकि मौजूदा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी दुबई में जायदाद की मालिक हैं। इसके अलावा शर्जील मेमन और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम भी दुबई में जायदाद के मालिकों की फहरिस्त में शामिल हैं। सेनेटर फैसल वाउडा का नाम भी दुबई की जायदाद के मालिकों की फहरिस्त में मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों, एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार और एक साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। इसके अलावा सिंध से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान कौमी असेंबली की भी दुबई में जायदादें हैं। बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असेंबली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ भारतीय शहरी दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक 29,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं, जबकि भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर्स है। इसी तरह 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं और बरतानवी शहरियों की दुबई में खरीदी गई जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर्स है। इसके अलावा 8,500 सऊदी शहरियों ने दुबई में 8.5 अरब डॉलर्स की 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। अहम बात यह है कि पाकिस्तान से जिन जिन लोगों का नाम लीक्स में सामने आया है, उनमें से बहुत से लोगों ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी जारी किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड हैं। सबको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी ने जिलावतनी में परवरिश पाई है। शहीद बीबी की जिलावतनी के दौरान बिलावल और आसफा भुट्टो जरदारी इन अमलाक में रिहाइश पजीर रहे थे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली थी। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के तमाम असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया की जाती हैं। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो की दुबई की अमलाक की तफसीलात पहले से पब्लिक हैं। खबर में कुछ नया नहीं, ना गैर कानूनी है, बज़ाहिर यह खबर है, ना ही कोई स्कैंडल है। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मेरे असासा जात पहले से ही डिक्लेयर्ड और आवाम के इल्म में है। इलेक्शन कमीशन और टैक्स हुक्काम के पास जमा मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज में डिक्लेयर्ड हैं। ये कोई नई बात नहीं, पहले से सब कुछ आवाम के इल्म में है। इसी तरह प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया ने कहा है कि 2017 में एक जायदाद खरीद कर 2023 में फरोख्त कर दी थी। रवां साल जनवरी में दूसरी जायदाद खरीदी, जिसको रवां माली साल के टैक्स गोशवारों और इलेक्शन कमीशन में जाहिर किया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाउडा ने कहा है कि प्रॉपर्टी लीक्स में सब पर नाजायज का ठप्पा लगा दिया गया है, मेरी जायदाद डिक्लेयर्ड है। अहम बात यह है कि दुबई में जायदादों का यह डेटा वाशिंगटन में कायम NGO सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ ने हासिल किया। जायदादों का डेटा वाशिंगटन की NGO ने नॉर्वे के फाइनेंशियल आउटलेट E24 के साथ शेयर किया और जायदादों का यह डेटा ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया है, जिसने 6 माह के तफ्तीशी प्रोजेक्ट पर काम करके जायदादों के मालिकों का पता लगाया। मगर यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बाहर किसी फर्द का किसी जायदाद का मालिक होना अज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं है। बहुत से लोगों के पास बैरून मुल्क जायदादें होती हैं, क्योंकि या तो उन्होंने बैरून मुल्क काम किया होता है या इन असासों को खरीदने के लिए अपनी टैक्स शुदा आमदनी का इस्तेमाल किया होता है। ये उनके मुतल्लिका ममालिक में टैक्स हुक्काम की जिम्मेदारी है कि वो मामले की कानूनी हैसियत का फैसला करें कि मुल्क से बाहर पैसा ऑफिशियल चैनल से टैक्स की अदायगी के बाद भेजा गया है या नहीं। साथ ही इससे पहले भी जब पैनामा समेत जितनी भी लीक सामने आई थी, इस हवाले से खबरें तो बनी, तज्जिए तबसरे ज़रूर हुए, मगर इस हवाले से दुनिया भर में कोई मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि इनफरादी तौर पर हर एक केस में ये साबित करना पड़ता है कि पैसा गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हुआ है।
मौजूदा लीक्स के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, बात करेंगे पाकिस्तान से। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले रोज़नामा द न्यूज़ के तहकीकाती साफ़ी उमर चीमा और फ़खर दुरानी से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब, ज़ाहिर जो नाम आए हैं उनमें से मुद्दत कह रहे हैं कि जी हमारा सब कुछ डिक्लेयर्ड है, जिसका डिक्लेयर्ड है, टैक्स पेड है, ऑफिशियल सतह से पैसा गया, वो ठीक, मगर क्या ऐसे भी नाम हैं जिनको देखकर आप हैरान हुए या आपके ख्याल में मामला गड़बड़ है? देखें, काफ़ी नाम है इस तरह के। और आज मैं अभी एक हमारे एमपी हैं और उन्होंने कोई फ़खर ने उनको सवाल भेजे हुए थे और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी यूएई में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और जिस नंबर से वो कॉल कर रहे थे वो वही नंबर था जो उस डेटा में उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट के लिए रजिस्टर कराया हुआ था। तो कहने की हद तक तो बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि जी हमारी हर चीज़ डिक्लेयर्ड है और हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं हुई। लेकिन आपको याद होगा कि जब 2018 में एक एमनेस्टी आई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सू मोटो नोटिस लिया था कि जिन लोगों के फॉरेन एसेट्स हैं वो पाकिस्तान उनके लाए जाएं। तो उस टाइम एमनेस्टी आई थी तो बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर की थी। उसके बाद क्या कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने उसके बाद भी ख़रीदी होंगी। तो जब तक कोई एक तहकीक तलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, हम उनके बयान को इतनी ही अहमियत देते हैं कि ये उनका एक मौक़िफ़ है। उसके आगे उसके जब इनको बताना पड़ेगा कि क्या उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं नहीं समझता कि सब लोग जो हैं कोई इन्होंने कोई नाजायज़ तरीके से बनाए हुए हैं, लेकिन एक केस है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इंडिविजुअल हैं कि जो फेक अकाउंट से भी वाबस्ता हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उधर, वो जो पाकिस्तानी हमने देखे हैं, मेरे ख्याल 5वें नंबर पर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ 300 प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। कई और लोग हैं कि जिनका इतनी, उसी केस में कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी स्टैंडिंग ही नहीं है, जिनकी हो सकता है कि उनके ओहदे के लिहाज से कोई 30,000 रुपया तनख्वाह हो, लेकिन अगर वो बंदा उधर कोई 50 लाख या 60 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी उसने 2010 में ख़रीदी हो, तो क्या इस पर सवाल उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? कौन तहकीक कौन करेगा? सवाल फिर इधर ही आएगा। बचपन साहब, एक आम बात है, आप ये कह रहे हैं कि ज़रा फेक अकाउंट केस में बहुत चीज़ें सामने आई, मुलाजमीन के नाम पर ट्रांजैक्शंस करना, उनके नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाना, ये सारे मामला सामने आए। आप कह रहे हैं दुबई की जो प्रॉपर्टी डेटा है उसमें भी आपने ऐसे नाम देखे हैं जिनकी जो मुलाजमीन हैं, आमदनी से जायद असासे, पाकिस्तान में सवाल उठ रहा था, बैंक अकाउंट्स में सवाल उठ रहा था, वो नाम आपको दुबई के प्रॉपर्टी लीक्स में भी नजर आ रहे हैं? जी जी, उधर भी हैं। फ़खर दुरानी, आप बताइएगा, आपने आज तक जितनी स्टोरीज़ की हैं उसमें बड़े स्कैंडल्स किए हैं, बड़े बड़े जो असासों के मामलात हैं वो आप सामने लाए हैं, इसमें आपको क्या ऐसा दिखा जिससे आपने सोचा कि मामला गड़बड़? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब भाई। इसमें 2-3 ऐसे नाम हैं जो मेरे लिए एक बड़ी, मैं समझता हूँ, फाइंडिंग थी। एक तो जो है वो साबिक जो सदर थे आरिफ अलवी साहब, उनकी बहू के हवाले से भी प्रॉपर्टी निकली और फिर उसके बाद जो मैंने उनसे रब्ता किया अवाब अलवी साहब से उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी थी उनकी मिसेस को इनहेरिटेड थी और ये प्रॉपर्ली डिक्लेयर्ड है। उसमें एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं, जनरल राजा आरिफ, उनसे मैंने रब्ता किया। उनकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही थी, जो डाटा था उसमें उनसे जब मैंने रब्ता करके मौक़िफ़ लिया तो वो कहते हैं 2017 में उनके बेटों ने इनको ये गिफ्ट की है प्रॉपर्टी, जो कि बाहर रहते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है या नहीं है, तो वो कहते हैं अभी तक डिक्लेयर नहीं की उन्होंने। और फिर मैंने रीज़न पूछा कि डिक्लेयर ना करने की वजूहात क्या हैं, तो वो कहते हैं 2012 में उनको पोजेसन मिली है और 2 साल फिर भी मैंने कहा कि हो गए, आपने फिर भी डिक्लेयर नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि वो इस जो टैक्स ईयर है उसमें करेंगे। तीसरी एक जो है इम्पॉर्टेंट मेरे लिए थी, वो जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके बेटे के नाम की एक प्रॉपर्टी जो है वो इन लीक्स में सामने आई है। ये प्रॉपर्टी की अगर मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात बताऊं, ये जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे हैं साद सिद्दीक बाजवा। उन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है फरवरी 2020 में 2.35 मिलियन अबू धाबी जो यूएई दरहम है उसमें, और फिर वो कुछ माह के बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो जनरल बाजवा के छोटे बेटे हैं
अली इकबाल बाजवा उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये ट्रांजैक्शंस जो थी वो पहले 2.3 मिलियन की जो है वो प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी बड़े बेटे ने, और फिर वो आगे जाके वो ट्रांसफ़र हो गई और उसकी जो प्राइस थी वो 1.75 मिलियन की वो आगे जो वो भाई को वो की गई है। तो इस हवाले से जब मैं तहकीकात कर रहा था, फिर मैंने जो है वो साद सिद्दीक बाजवा से रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या आपने डिक्लेयर की हुई हैं, इसकी जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो क्या है, क्या पैसा पाकिस्तान से गया है, अगर तो वो लीगल तरीके से गया है या नहीं गया, और अगर लीगल तरीके से गया है तो वो किस ज़रिए से गया है। तो साथ जो सिद्दीक बाजवा हैं उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपने वालिद साहब से कुछ फ़ंड्स लिए और कुछ वहाँ पे जो लोकल बैंक्स थे उनसे उन्होंने लोन लेके ये मॉर्गेज करवाई थी ये प्रॉपर्टी। और उसके बाद क्योंकि उनके जो दूसरे भाई हैं वो वहाँ पे जॉब करते थे यूएई में और उनके पास रहने के लिए वो नहीं थी, तो कोविड के दौर था, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम हो गई थी, इस वजह से जो है वो प्रॉपर्टी उन्होंने वो अपने भाई को बेच दी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की यूएई में उस टाइम कोविड के दिनों में वैल्यू कम हुई थी। इस वजह से 2.3 मिलियन जो दरहम से वो कम हो के 1.75 मिलियन तक वो पहुँच गई। उस पर फिर मैंने जो है वो उनके छोटे भाई अली बाजवा से रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ लेने की वो की। उस जो अली बाजवा हैं उन्होंने ये तमाम तर जो है वो एक प्राइवेट वहाँ पे वो कहते हैं कि वो फर्म में जॉब करते हैं, एक अच्छी उनकी वो है। तो क्योंकि वो कोविड के दिन थे, वो बजाय इसके कि कोई प्रॉपर्टी उनके पास रिहाइश का वो प्रॉपर वो नहीं था, बंदोबस्त नहीं था, तो उन्होंने भाई से ये वो जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है वो ख़रीदा है और उसकी जो है वो अपने वालिद साहब से उन्होंने पेमेंट जो है वो लोन लिया है और उनके वालिद साहब ने बाकायदा तौर पे बैंकिंग चैनल के ज़रिए ये तमाम तर जो फ़ंड्स थे वो उन्होंने आगे वो ट्रांसफ़र किए हैं और वो फिर उन्होंने उसके तमाम तर जो रिसिप्ट्स थी, जो स्टेटमेंट्स थी जिसके ज़रिए वो ट्रांजैक्शंस वो की गई हैं, वो उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने बैंक से कोई लोन लिया है 1.3 मिलियन जो दरहम का, वो भी तमाम तर जो रिकॉर्ड था ये तमाम उन्होंने मेरे साथ वो शेयर किया। और उसके साथ साथ फिर FBR के मैंने कहा कि क्या आपने ये डिक्लेयर किया हुआ है आपने भी, और उससे पहले जो आपके भाई थे साद सिद्दीक बाजवा, क्या उन्होंने भी डिक्लेयर किया हुआ था या नहीं। तो उन्होंने फिर साथ मुझे अपने जो FBR के जो टैक्स रिटर्न्स थे वो मुतल्लिका ईयर्स के वो भी दिखाए और उसमें भी इनके वो डिक्लेयर्ड आ रहे थे। तो मेरे लिए ये 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट थे कि एक मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, और जो दूसरे हैं वो उन्होंने पूरी जो है वो डिक्लेरेशन के तमाम तर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साथ मुझे वो भेजे अपने जवाब के। बड़ी आम बात है। और अब से कुछ देर पहले हम बताते चलें कि रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि मैं दुबई में अपार्टमेंट का मालिक हूं, दुबई में प्रॉपर्टी FBR और इलेक्शन कमीशन में 6 साल से मैंने डिक्लेयर की हुई है, बैरून मुल्क प्रॉपर्टी की तस्दीक FBR और इलेक्शन कमीशन से की जा सकती है। शेर अफजल मरवत साहब का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। उमर जी साहब, पनामा पर भी आपने ज़ाहिर बहुत काम किया और वो जो स्कैंडल पाकिस्तान में ब्रेक हुआ, एक रिपोर्टर जब स्टोरी करता है तो उसकी ज़ाहिर वो चाहता है कि उसका एक इम्पैक्ट हो, वो सारी मामलात हो, मगर बाद में आप खुद ये कहते नजर आए कि जो मामला होना था उसे पाकिस्तान में जो रिवायती तौर पर हुआ है कि करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर उसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एहतसाब होता कोई नहीं है और ना पकड़ी जाती है। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत है, उन्होंने कहा 450 जो नाम थे पनामा में एक से हम तहकीक करेंगे, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, एमनेस्टी पे एमनेस्टी वो भी देते रहे। ये देख के लग रहा है आपको डॉक्यूमेंट कि अगर हुकूमत करना चाहे तो कुछ कर ज़रूर सकती है इस हवाले से? देखिए, करने को तो शायद वो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी एक पैटर्न देखा जाए उसी से किसी के बारे में कोई हम राय कायम कर सकते हैं ना, तो हमारा पैटर्न ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो एहतसाब के अदारे हैं वो सारे लोगों की पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए हैं, उनको अपने साथ मिलाने के लिए हैं या अपने मुखालफिन जो हैं उनको पीनलाइज करने के लिए हैं। इससे ज़्यादा उनकी अहमियत नहीं है। और इसका नुकसान ये होता है कि वो लोग के जो वाकई एक करप्ट भी होते हैं वो भी आपको मजलूम और मासूम नज़र आते हैं। वो लगता है कि जिस तरह बाकी लोगों के साथ हो रहा है इनके साथ भी इसीलिए हो रहा है। हम बाज़ औक़ात ख़बर करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें पता है कि ये ख़बर क्यों दी गई है। अच्छा, वो हमें भी नहीं पता होता कि जो उन्होंने उसकी तशरीह की होती है। तो ये मामला तो चलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो पनामा की बात थी वो भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था ना, उससे बड़ा यानी कि ये पेंडोरा पेपर था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी। पनामा पे भी पहले तो वैसे चाहिए था कि जो मियां नवाज शरीफ हैं, कई लोग कहते हैं जी 400 बंदे थे, सिर्फ मियां साहब का इंतखाब किया गया, तो मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मियां साहब को चाहिए था कि बाकी जो लोग हैं उनकी कोई इंक्वायरी आर्डर कर देते, कुछ भी नहीं हुआ।
और बाद में जब इमरान खान आए और पेंडोरा आया और पेंडोरा के टाइम पे इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, वो भी इस चीज़ में काफ़ी उस्ताद हैं कि वो चाहें तो जब वो एक शोर चल रहा होता है तो उस टाइम उसको मैनेज कर लेते हैं। जी हमने एक कमेटी बना दी है, उस कमेटी ने हमसे सारा डाटा ले लिया और उसके बाद हमें भी कभी खबर नहीं हुई, हमारा कभी उन्होंने फ़ोन भी अटेंड नहीं हुआ किया कि उन जो डिटेल्स उन्होंने इकट्ठी की थी क्या उस पर कोई उन लोगों को नोटिस भेजे गए या कि उनको सिर्फ यही इस्तेमाल रहा कि हुकूमत वक्त जो है वो उनमें से अपने मुखालफिन तलाश करे और उनके खिलाफ जाए। तो मौजूदा सूरत हाल में भी ऐसे ही है कि अब ये देखें ना कि फेक अकाउंट केस जो है वो जरदारी साहब पर था। जरदारी साहब इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये मामला उन पर रुकेगा तो बाकी लोगों के खिलाफ क्या होगा? या जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनका जिक्र उनके आ रहा है, चलें इनके उनके मामला तो हो सकता है क्लियर हों, लेकिन FIA जो है वो उनके अंडर है, तो बाकी लोगों के खिलाफ क्या कैसे जाएगी? तो मैं तो फ्रेंकली मैं कोई एहतसाब के अमल से कोई इतना ज़्यादा मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन यही है कि एक दफ़ा एक ब्यूरोक्रेट थे रिटायर्ड, मुझे उनकी बात अच्छी लगी। वो ओवर टाइम वक्त के साथ बड़े सिनिक हो गए कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। तो मैं उनको पूछा कि आपका इंटरेस्ट फिर किस तरह बरकरार रहता है? उन्होंने कहा कि मैं इस नीयत के साथ करता हूं कि जो चीज़ एक दफ़ा फाइल में आ जाती है वो किसी ना किसी स्टेज पर पॉप अप हो जाती है कि बेशक ये जो एक पर्सनली या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं वो जो रिकॉर्ड में पड़ा होता है तो वो चीज़ें आगे चल पड़ती हैं। और हमारे यहाँ यही हो सकता है और इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। कभी किसी को ज़रूरत हुई तो वो इस इन्वेस्टिगेशन को इस्तेमाल कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फ़खर, आपने काम किया, वर्जन्स भी लिए, तहकीक भी की, आपको भी बहुत सारे मामला तहकीक तलब लग रहे हैं जिसमें अथॉरिटीज़ कोई नोटिस लें? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, ख़ासतौर पे पॉलिटिशियंस के हवाले से भी हों या जो मिलिट्री जनरल्स के हवाले से। मैंने ओवर 12 मिलिट्री जनरल्स हैं, उनकी जो है ये जो तमाम तर जो ट्रांजैक्शंस के हवाले से है, एक ने तो ख़ुद कह दिया कि मैंने जो है वो नहीं किया हुआ, डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो बाकी जितनों से मैंने रब्ता किया है उन सब ने कहा कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ आप जो है वो उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते जो कह रहे हैं कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है। शेर अफजल मरवा साहब का आप बता रहे थे कि उन्होंने ये अभी बयान दिया है कि उनकी तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। मैं उनको आज सुबह दिन से ही कोशिश कर रहा हूँ उनसे भी जो उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, उन्होंने वो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने रिटर्न उनको वो किया था। ये जो जिस तरह उमर चीमा साहब बात कर रहे थे पेंडोरा पेपर्स के हवाले से, देखिए हमने जब उनके साथ जो एक कमेटी बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन की तरफ से, जब हमने तमाम तर जो रिकॉर्ड उन्होंने मांगा था वो दिया, उसके बाद वो तहकीकात करते रहे FBR और बाकी भी जो उनके साथ नुमाइंदे थे। उसके बाद मैंने फॉलोअप के लिए उनको बारहा रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये जो आपकी इन्वेस्टिगेशन थी वो कहाँ तक पहुँची है और जो रिपोर्ट है वो किस लेवल पे है। तो उस पर, क्योंकि पहले ये इमरान खान की हुकूमत थी और उस दौरान ये तहकीकात हो रही थी, और जब जो तहकीकात हो रही थी उसमें उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके भी नाम थे और FBR ये तमाम तर वो कर रहा था। तो वो उसको मामला को जो है वो पेंडिंग किया गया। फिर जब ये ट्रांसफ़र किया गया, PDM की हुकूमत आई, तो उन्होंने, मैंने जब इनसे अराकीन से पूछा था तो वो कहते हैं वो जो उस टाइम वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी टेबल के ऊपर है ये रिपोर्ट जो है। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, चली गई, फिर नई हुकूमत भी आ गई है, तो उसके हवाले से अभी तक कोई हमें अपडेट नहीं पता चली कि पेंडोरा पेपर्स का क्या हुआ। तो अगर ये इस तरह देखा जाए, ट्रेंड देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की ये अब मौजूदा जो लीक्स हैं उसके ऊपर भी कोई इस तरह की पेशरफ्त होगी।